अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, पूरी दुनिया में रोज़ाना ही कोई ना कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है और उस हवाले से अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को बताया जाता है। कभी खराज तहसीन पेश किया जाता है पर्सनालिटीज़ को, प्रोफेशंस को। आगे 25 सितंबर को ही एक ऐसा दिन मनाया जाता है जिसे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कहते हैं। और यकीन जाने मुझे इस डे के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने सोचा क्यों ना अपने शो पे कुछ फार्मासिस्ट को बुलाया जाए और उन्हीं से ही जान लिया जाए, उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाए। एक फार्मासिस्ट का रोल, उसकी ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैसे एक फार्मासिस्ट माशरे में एक हेल्दी एनवायरनमेंट या हेल्थ को प्रमोट कर सकता है। वैसे देखा जाए तो ये फार्मासिस्ट भी हमारे अनसंग हीरोज़ से कम नहीं हैं, क्योंकि ये अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और हम लोगों से जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे से पेश भी आ रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दी फार्मासिस्ट एज वेल। तो आइए जी, हम सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे हफ्सा जिब्रान को और उनके साथ तशरीफ़ लाएंगे सैयद यासिर अली, और ये दोनों हैं फार्मासिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा जी, आइए तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, भाई आप लोगों का दिन जो मेरा ख़्याल से हमारे यहाँ की आवाम बहुत कम जानती है कि ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी कुछ होता है। तो थैंक्स टू जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था, सलमान साहब उनका। तो मैंने कहा चलें जी, हमें ज़रा लोगों को भी अवेयरनेस दें कि एक फार्मासिस्ट बहुत बड़ा काम कर रहा है। और आप लोगों से अगर मैं जानना चाहूँ, हफ्सा आप मुझे बताइए कब से आप फार्मासिस्ट की हैसियत से काम कर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा प्रोफेशन जो कि इस वक्त एक डेवलपिंग फेज़ में है, काफ़ी हद तक काफ़ी जगह डेवलप हो चुका है वर्ल्ड वाइड। तो दिस इज़ बेसिकली वेरी मच डेवलप्ड। दुनिया भर में पता है फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, क्या नहीं। बट पाकिस्तान में ये है कि अब लोगों में इसकी अवेयरनेस काफ़ी आ गई। फार्मासिस्ट बेसिकली हम होते हैं दवाओं के एक्सपर्ट्स। अच्छा, दवाओं के एक्सपर्ट्स। हम समझते हैं फार्मेसी में जो लोग मौजूद हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं और वो दवाइयाँ वगैरह देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को देख। अच्छा, देखिए देते तो हैं ऑब्वियसली, बट वी आर द एक्सपर्ट्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जहाँ भी दवा का नाम आएगा वहाँ पे फार्मासिस्ट सबसे ज़्यादा जानता होगा। ठीक है, क्योंकि हम 5 साल की पूरी एक हमारी ग्रेजुएशन जो होती है दैट रिक्वायर्स अराउंड 16 ईयर्स ऑफ आपकी एजुकेशन होती है। 5 साल का हमारा फार्मडी का कोर्स होता है। तो सुनिए, ये जो फार्मासिस्ट होते हैं ये MBBS जो करते हैं वो करने के बाद करते हैं या उसके दौरान अलग से? अच्छा, दिस इज आफ्टर इंटरमीडिएट। अच्छा, सो इट्स अ लाइन या MBBS या फार्मडी, ये 2 डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, बट दे डोंट बोथ बिलोंग टू द हेल्थ केयर। अच्छा, तो बेसिकली ये आपकी 5 साल की पूरी स्टडीज़ होती हैं, जिसको करने के बाद आपको 5 साल फार्मडी की डिग्री मिलती है। दिस इज़ बेसिकली द डॉक्टर ऑफ फार्मेसीज। ओके, और आप मुझे ज़रा बताइए कैसे आपने चूज़ किया इस फील्ड को? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2001 की बात है। कितने साल हो गए आपको एज अ फार्मासिस्ट? पास आउट हुए हुए अब 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। 20 years। आई वर्क फॉर डिफरेंट हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल। फिर डिफरेंट कम्युनिटी फार्मेसीज इस्टेब्लिश करी पाकिस्तान के अंदर। सो जब स्टार्ट किया था तो अब उस वक्त आपके 2 ऑप्शंस थे, या तो आप डॉक्टर बने या फिर फार्मासिस्ट बने। Was this easier? नॉट सो, मतलब क्योंकि आपने मैंने कहा शायद आपने चूज़ किया ये कि चलो ये सही है। नहीं, बिकॉज देखें डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब उस प्रिस्क्राइब करने के बाद उस दवा को लेना कैसे ये आपको फार्मासिस्ट बताते हैं। गॉड फॉरबिड पेशेंट आपके पास आता है, उसे किडनी का इशू है, तो वो दवा उस पेशेंट की डोज बिल्कुल अलग हो जाएगी। अच्छा। उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, पेशेंट आए ब्लड प्रेशर की दवा लेने लेकिन उसको एस्थमा है, तो उसको वो दवा नहीं दी जाएगी जो आम लोगों को ब्लड प्रेशर में देती है। ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हैं जो ओवरव्यू किया जाता है वो फार्मासिस्ट कर रहे होते हैं। बहुत ही, मैं अगर प्रीलिमिनरी सा जवाब दूँ तो वो इस लेवल पर है। अच्छा। लेकिन अगर आप प्रोफेशन में देखें तो अब प्रोफेशन तो फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप कोविड का दौर याद करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको रिकॉल होगी तो वो वैक्सीन होगी। बिल्कुल। सो वो वैक्सीन किसने डेवलप की? और जाहिर बात है फार्मास्यूटिकल्स के साथ फार्मासिस्ट ने डेवलप की थी, जिससे आपको एक बहुत बड़ा चेंज ओवर मिला। तो फ्रॉम दैट एरा टिल डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन हर जगह के ऊपर आपको फार्मासिस्ट मौजूद मिल जाएगा। अच्छा, फार्मासिस्ट यानी कि कोई एक इन्वेंशन भी कर सकता है मेडिसिन को लेके, या मतलब वो उसकी ज़्यादा स्टडी है मेडिसिन के हवाले से, इस लिहाज से भी हो सकता है? देखिए, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, 5 साल की आपके पास डिग्री आ गई, देन वी हैव एन ऑप्शन टू स्पेशलाइज इन डिफरेंट फील्ड। आप चाहें तो फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हैं। अच्छा। आप चाहें तो हॉस्पिटल ज्वाइन करें। आप चाहें तो कम्युनिटी फार्मेसी ज्वाइन करें। आप चाहें तो मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, आपका जो MBS हो।
सो दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और अब तो आप कह लें जेनेटिक्स में, हर चीज़ में फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी ब्रांचेज ओपन होती हैं जो कि हमारी ग्रेजुएशन के बाद वो हमारी चॉइस होती है। इवन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो वो फार्मेसी रिलेटेड ही हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी मेडिसिन का भी इस्तेमाल होता है, वो भी एक फील्ड है जी। कॉस्मेटोलॉजी में आ जाता है वो, तो दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू इफ़ अ मेडिसिनल एजेंट उसमें कोई मौजूद है तो वो फिर फार्मासिस्ट का ऑब्वियसली इसमें रोल है। सही है। अभी हमने अपनी एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर बाकायदा एक स्क्रीन रखी है, एक फार्मास्यूटिकल्स के साथ अटैच्ड होकर, जो आपकी स्किन की टोनोसिटी को बताती है। और उसके हिसाब से आपको जो है वो टाइप ऑफ कॉस्मेटोलॉजी जो है वो रिकमेंड होती है। अच्छा। सो अब तो AI भी जो है वो बड़ा इन टच होता चला जा रहा है इन सब चीज़ों के साथ, बहुत ज़्यादा। आप करंटली कहाँ पर होते हैं? इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ दवा हेल्थ केयर का। जो मेडिकल सेंटर्स हैं कराची में इस वक्त 11 ब्रांचेज हैं, और वो लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी की तरफ जो है वो लेके जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव वो मतलब क्या? देखिए, जैसे आपने फार्मासिस्ट के मुतालिक पूछा, तो फार्मासिस्ट का एक रोल ये भी है कि जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए तो उसको ये देखे कि वो पेशेंट उस प्रोडक्ट को खरीद भी सकता है या नहीं खरीद सकता। देखिए इंटरनेशनली क्या होता है, तो ये डॉक्टर का काम नहीं है देखना कि पेशेंट खरीद पाएगा नहीं पाएगा। अक्सर पूछते भी हैं डॉक्टर्स के। देखिए अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर का काम इसलिए नहीं है कि डॉक्टर दुनिया भर में जेनेरिक प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। जैसे आपने राइजेक अगर देखा हो तो राइजेक के नीचे ओमिप्राजोल लिखा होता है, तो ओमिप्राजोल रिकमेंड करते हैं यूरोप में, अमेरिका में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में वो ब्रांड रिकमेंड करते हैं। अच्छा। तो वो जब ब्रांड लेके पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाता है तो नाउ देयर कम्स अ फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ये बताए कि इसमें कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड मौजूद है। ओके। हमने अपने सेंटर्स में ये किया कि उसको ऑटोमेट कर दिया, AI अटैच कर दिया। जब वो जाएगा तो सिस्टम ही बता देगा 3 ऑप्शन उसको कि एक ऑप्शन 1 है, एक ऑप्शन 2, एक ऑप्शन 3। जबरदस्त। आप जो भी आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा ही ब्रांड लें, उसके सस्ता अल्टरनेटिव भी है यहाँ पर। एक रोल फार्मासिस्ट का यहाँ भी आता है। वेरी गुड। आप कहाँ पर होती हैं आप साहब? मैं डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ। आई एम द असिस्टेंट मैनेजर फार्मेसी देयर। ओके। सो हम लोग जो हैं बेसिकली इन पेशेंट आउट पेशेंट, मतलब आज जो पेशेंट एडमिट होते हैं उन पे भी हमारी सर्विसेज हैं, और उसके अलावा जो OPDs में आ रहे हैं पेशेंट्स उनको भी हमारा ही फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर रहा होता है दवाइयाँ। और उसके हवाले से बता रहा होता है किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और पूरा एक सेटअप है हमारा फार्मेसी का जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। हम जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनको तो दवा पूरी प्रिपेयर करके दी जा रही होती है। ठीक है। वो सारा मिक्सिंग वगैरह सब कुछ जो हो, पूरा रेडी टू यूज़ बैग्स होते हैं जो कि पेशेंट को दिए जा रहे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारा ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है। एनीबडी कैन कॉल। आप कॉल करके किसी दवा के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अच्छा, तो आप कॉल करके ले सकते हैं। ओके। वहाँ फार्मासिस्ट मौजूद होता है जिसके पास डिफरेंट रेफरेंसेस मौजूद होते हैं, और उसी हिसाब से वो आपको जवाब देगा जैसे कि आपकी सवाल आएगा। अच्छा। तो कोई भी कॉल कर सकता है एनी टाइम। उसके अलावा जो पेशेंट एडमिट होते हैं उसमें राउंड्स भी होते हैं हमारे कंसल्टेंट्स के साथ, ये देखने के लिए कि जो दवाएं उनको चल रही हैं अप्रोप्रिएट थेरेपी है या नहीं है। जैसे कि आपको बताया इन्होंने कि अगर पेशेंट के साथ कोई और चीज़ एसोसिएटेड है, लाइक उसको किडनी का कोई मसला है या जिगर का मसला है, तो दवाइयाँ एडजस्ट होती हैं। तो वो कैसे एडजस्ट होंगी, क्या होंगी, वो भी कंसल्टेंट फिर फार्मासिस्ट से ही रेफ़र करते हैं कि अगर फार्मासिस्ट मौजूद है तो वो ये सब चीज़ें खुद देखेगा। भाई कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी स्ट्रेसफुल काम है, क्योंकि आप डायरेक्टली भी पेशेंट से, कस्टमर से बात कर रहे हैं और उनको एक तरीके से गाइड भी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल से एक मेडिसिन ही है, बीमारी तो डायग्नोज कर दी अगर डॉक्टर ने, तो वो मेडिसिन है जब तक सही नहीं होगी ना पेशेंट ठीक हो नहीं सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स, और आज हम बेसिकली मना रहे हैं 25 सितंबर को जो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है फार्मासिस्ट डे। तो आज 2 फार्मासिस्ट को हमने अपने शो पे दावत दी है, हफ्सा जिब्रान एंड सैयद यासिर अली, और इनसे हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं जो कि शायद हम सोचते भी नहीं हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता और ना ही हम अप्रिशिएट करते हैं। हम बात कर रहे थे ड्रग एंड पॉइजन की, आप मुझे कुछ बता रही थी, तो वो क्या चीज़? मैं बेसिकली आपको ये बता रही थी कि ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर जो कि डाओ में हम लोगों ने एक कॉल सर्विस है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वहाँ के स्टाफ हो या फिर बाहर से भी कोई कॉल करना चाहे तो उसको कॉल करके। क्या है?
कॉल नंबर उसका एक्सटेंशन है जी, एक्सटेंशन है 1534 पे आपकी एक्सटेंशन है, गूगल पे मिल जाएगा, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। इवन आप डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कॉल करेंगे, आप कहेंगे कि हमें ड्रग एंड पॉइजन में मिला दें तो वो आपको मिला देंगे। अच्छा, इसकी ज़रूरत पड़ती कब है ये अब हफ्सा बताएं। ये बेसिकली देखिए, हम बेसिकली एक तो ड्रग के हवाले से, दवा के हवाले से जो मालूमात चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। कोई दवा आपको नई ली है, आपने उसकी डोज पता करनी है, आपको समझ में नहीं आ रही या उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप कॉल करके ले सकते हैं। दूसरा, एक जो मेजर प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि बच्चे कुछ ना कुछ घर में या कोई एक्सीडेंटल इंजेक्शन हो जाता है कि कोई दवा पड़ी हुई है, कोई इंसेक्ट किलर मौजूद है, बच्चों ने ले लिया, कोई दवा पी ली, पूरी बॉटल ख़त्म हो गई, आपने देखा बच्चा पूरी पी चुका है, बट आप उसके हवाले से अगर आपको कोई फ़ौरन इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको फ़र्स्ट एड रिक्वायर है तो आपने इमीडिएटली क्या करना है, किस वक्त आपने हॉस्पिटल जाना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको उस नंबर पर मिल सकती है। ज़बरदस्त, ये तो बिल्कुल हैंडी होना चाहिए ये नंबर्स तो मेरे ख्याल से इस तरीके के। आपके साथ कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि इमरजेंसी कॉल आ गई हो और आपने उस तरीके से हैंडल किया हो? हमारे कैरियर के अंदर तो इस तरह की बेइंतहा कॉल्स आई होंगी। जब हम बैक आगा खान हॉस्पिटल में होते थे, सो ये टॉक्सिकोलॉजी सेंटर हम हेड करते थे, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में मामा बाबा ने वो ऑयल रख दिया, कैरोसिन ऑयल भर दिया, वो बच्चे ने पी लिया, ब्लीच पी लिया। तो इस तरह की अनफॉर्चुनेटली कोई सुसाइडल अटैम्प्ट हो गया, तो इस तरह की तो हमारे पास बेइंतहा कॉल्स आती हैं और हर कॉल्स को उसी हिसाब से देखना बड़ा ज़रूरी है। वरना नॉर्मली लोग घर में क्या टोटका करते हैं कि वॉमिट करा दें, लेकिन हर चीज़ को वॉमिट भी नहीं करानी है आपने। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो पेट के अंदर से बाहर आएंगी तो और ज़्यादा कोरोसिव हो जाएंगी। अच्छा। ये जो साइंस है सारी आपको फार्मासिस्ट गाइड कर रहे होते हैं। ओह, तो मतलब कॉल करें। आपके यहाँ जहाँ पर आप होते हैं वहाँ पर भी कोई हेल्पलाइन इस तरीके की है? इस तरीके की ज़्यादातर हेल्पलाइन जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, जैसे आगा खान हॉस्पिटल्स के पास है, आगा खान हॉस्पिटल, डाउ हॉस्पिटल, तो जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, कुछ गवर्नमेंट इदारों के पास भी होती है, तो वो उसको पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, उसे एस्टैब्लिश करते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये नंबर्स, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको लिख लेने चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे बाहर के ममालिक में हम फार्मेसी में जाते हैं तो इजाज़त नहीं होती है दवाई देने की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर। यहाँ पर कौन सी ऐसी दवाएं हैं या कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर बिल्कुल भी नहीं दिए जाते या हैं भी नहीं? तो देखिए, ओवर द काउंटर ड्रग एक हमारी टर्म होती है जिसको हम OTC कहते हैं। उसके अलावा जितनी दवाएं हैं वो हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते। कुछ दवाएं ऐसी हैं जैसे एंजियोलाइटिक्स होती हैं, जैसे आप आसान ज़बान में समझें कि ख्वाब आवर दवाएं, और एंटीबायोटिक्स वो तो हम बिल्कुल लोगों को कहते हैं कि आपने प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देनी। फिर मल्टीविटामिन्स हैं, वो आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दे सकते हैं। मल्टीविटामिन्स वो आप दे सकते हैं, OTC है, कोई पेन किलर है वो आप दे सकते हैं, लेकिन बाकी दवाओं पे ममानियत है गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो आप नहीं दे सकते। और उसकी के लिए फार्मासिस्ट को ट्रेन किया जाता है कि आप लोगों को गाइड करें, उन्हें एडवाइस करें कि ना सिर्फ वो आपके पास से नहीं ले रहे तो कहीं और से जाके ले लें। तो फार्मासिस्ट का काम ये है कि उन्हें ट्रेन करें, गाइड करें कि आपने दवाई नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, आई थिंक ये वो फार्मासिस्ट हैं या फार्मेसीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स पर हैं, वो तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते होंगे। बट जैसे हम आम फार्मेसी पे जाते हैं तो वो लोग तो कुछ भी दो, उनको तो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रिस्क्रिप्शन और वो दे देते हैं। देखिए, यही फ़र्क है। फार्मासिस्ट जहाँ होगा वहाँ पे आपको रोकेगा, जहाँ फार्मासिस्ट नहीं मौजूद होगा वो आपको कुछ भी डिस्पेंस कर देगा। तो ये बेसिकली एक फ़र्क है जो कि फार्मासिस्ट को ही पता है कि आपको क्या चीज़ बगैर पर्चे के देनी है, कौन से नुस्खे के बगैर देनी है। तो ये वो दवाइयाँ होती हैं जिसकी कह लें जानकारी जो है वो फार्मासिस्ट के पास ही होती है। ओके। तो हम भी बेसिकली एक तरीके से आप देखें तो एक घरों में भी ये ट्रेंड होता है कि मुझे इस दवा से फ़र्क पड़ा था, आप भी ले लें। हम खुद भी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज सेल्फ मेडिकेशन, कि आपको किसी दवा से फ़र्क पड़ा आपने, तो ये भी चीज़ गलत है। क्योंकि देखिए, हर कोई अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग हैं। जो आपको फील हो रहा है दूसरे को भी हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कम्प्लीटली आपकी चीज़ से एग्री, मतलब वही चीज़ उसके साथ हो। तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई दवा लेनी भी है बगैर पर्चे के, तो वो भी आपको फार्मासिस्ट ही बेहतर बता सकता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मासिस्ट हमें दे सकते हैं। अभी रिसेंटली जो हम देख रहे थे कि हमारे जो सेलिब्रिटी जूनियर स्टार उमर शाह का इंतकाल हुआ, उनको भी इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हुआ, वॉमिट हुई। वो क्या सिलसिला था? वो कोई ऐसी सिचुएशन थी कि घर वाले कुछ कर सकते थे या उनको एक अच्छी नो हाउ होती तो शायद कुछ बेहतर हो जाता?
अच्छा देखिए, वो तो कार्डियक अरेस्ट द कॉज स्टिल अननोन है, ठीक है। अगर वॉमिट हुई तो आपको फ़ौरन, अभी जब घर में भी किसी को नहीं पता हुआ क्या है तो फिर तो इमरजेंसी ही जाना है आपने। मगर अगर आपको ये पता है कि हुआ क्या है, आपके सामने कोई बॉटल आपको दिख गई फॉर एग्जांपल, या फिर कोई चीज़ आपको मालूम है कि इसकी वजह से हुआ है, तो फिर आपको कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मगर अगर आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है तो फिर तो इमरजेंसी ही लेके जाना होगा। टाइम मैटर्स। एग्जैक्टली, एज क्विकली आप अप्रोच करते हैं हेल्प के लिए, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। खैर, हम दुआगो हैं और दुआ करते हैं उस नन्हे बच्चे के लिए कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे और घर वालों को सब्र दे। सबसे बड़ी बात ये होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो लोग किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लेके अपना बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के तो आते हैं लोगों से फार्मेसी पे, और फार्मिस्ट मना भी करेगा तो भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये हमें पता है, ये फ़ला है। इस तरह की बहस होती है कभी कस्टमर्स के साथ? आपका मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस हुआ है। मैं रिटेल देख रहा होता हूँ, वहाँ पे हर तरह का पेशेंट आता है, तो डेफिनेटली होती है। मतलब ये तो समझे एवरी नाउ एंड देन होता है। अभी उस फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग किस तरह की है, उसके स्किल सेट्स ऐसे हैं, उसकी पीपल मैनेजमेंट कैसी है, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। और आपको ये पेशेंट को समझाना है कि देखिए हम आपकी हेल्थ के मुतालिक आपको बता रहे हैं, हम अपनी बिजनेस नहीं, आपकी हेल्थ आपको सबसे पहले बता रहे हैं। तो बहुत दफ़ा 99% केसेस में लोग समझ जाते हैं और वो फिर उसको समझते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर हमने कुछ ऑनलाइन सिस्टम्स रखे हुए हैं जिसमें हम डॉक्टर से इंटरेक्ट करा देते हैं, सो लोग उससे काफ़ी सेटिस्फाई हो जाते हैं। अच्छा, ये वही वाली बात है कि वो प्रॉपर फार्मेसी से अगर हम लें तो फिर आपका भी भला है और खामखा की आप मेडिसिन वो नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर फार्मासिस्ट क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी रिसेंटली ही जो है वो इस चीज़ का रुझान हुआ है फार्मासिस्ट का। देखिए, जिस वक्त हमने ग्रेजुएशन की थी उस वक्त तो बहुत कम सेटअप्स थे जहाँ पे फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल अवेयरनेस, वैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तो जॉब्स थी, बट ये कि पब्लिक डीलिंग हमारी इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थी, ठीक है। तो अभी जो चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं वो हमें बेसिकली अवेयरनेस ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों में ये चीज़ का बताना कि आप फार्मासिस्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर अभी भी आप मेडिकल स्टोर से जहाँ फार्मासिस्ट नहीं है दवाइयाँ ले रहे हैं ना, जहाँ पे ना दवा का टेम्परेचर कंट्रोल है, क्योंकि अगर देखें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो आपकी दवा चाहे वो 10,000 की हो चाहे वो 10 रुपये की हो, वो किसी काम की नहीं है बिल्कुल, अगर टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं है। फिर हमें जो सबसे बड़ा इसी की अवेयरनेस के हवाले से होता है कि लोग अक्सर आप बाहर से प्रेफर कर रहे होते हैं, हमें अगर हम लेबल लगा के दे रहे हैं जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं तो वो उनके लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि उस पर पूरा लिखा हुआ होता है कि दवा कैसे कब किस तरह लेनी है। ठीक है। तो ये एक चैलेंज हमारे पास, मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वो कम्युनिटी अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम हमें। आप यासिर साहब क्या कहेंगे, ये चैलेंजेस आप भी फेस करते हैं, क्या किया जा सकता है, किस लेवल पे किया जा सकता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि आपने आगे का आपको फार्मासिस्ट का पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता, मैं वही कह रही हूँ, डोंट नो व्हाट फार्मासिस्ट इज। यस, सो होपफुली इस प्रोग्राम के बाद कम से कम देखें पहला स्टेप तो आप लोगों ने उठाया कि फार्मासिस्ट अवेयरनेस होना शुरू हुई। स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी बड़ी ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़रूरत है। जिस तरह इंटरनेशनली लोग इसको देख रहे हैं, चाहिए कोई आप दोबारा इन्वेंट तो कर नहीं रहे हैं व्हील के, आप दोबारा से सारी चीज़ें करें, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के पैरामीटर्स को उठा के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल कॉपी पेस्ट। अच्छा, उसका देखें बेनिफिट क्या होगा पेशेंट को। सही है। आज अच्छा, बेनिफिट्स की हम बात करते हैं ज़रा कि क्या होगा, कैसे मेजर्स लेने चाहिए। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि एक फार्मासिस्ट को यहाँ पर जो हम अवेयरनेस देना चाहते हैं अपने मुल्क में अपने लोगों को, वो क्या चैलेंजेस हैं जो एक फार्मासिस्ट फेस कर रहा होता है और कैसे इन चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, हटा सकते हैं और लोगों में एक आगाही लेकर आ सकते हैं। आप कुछ बेनिफिट्स की बात कर रहे थे यासिर साहब। मैं आपको ये बता रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1200 बिलियन की मेडिसिन हम खा लेते हैं एक साल के अंदर। 1200 अरब की दवा हम खा रहे हैं, जिसमें से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, जिसमें से अगर आप सिर्फ सोचे तो हम 21 अरब रुपए की सिर्फ ओमिप्राजोल खा लेते हैं। वो जो एसिडिटी के अंदर दवा दी जाती है तो वो हम खा लेते हैं। अच्छा, अब आप और वो भी बगैर किसी डॉक्टर के कहे हुए खुद ही। जी, उसमें से बहुत दफ़ा डॉक्टर के कहने पे भी और बहुत दफ़ा खुद, ज़्यादातर। अब आप जब एक प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और आपके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर 7, 8, 9, 10 दवाएँ हैं या आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो आप अपने साथ खुद बुरा कर रहे हैं।
अगर आप उसमें डॉक्टर को या हेल्थ सिस्टम को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं। आप जब एक पढ़े लिखे फार्मासिस्ट के पास जाएंगे जो स्किल्ड भी होगा, कॉम्पिटेंट भी होगा, तो वो आपको समझाएगा कि आपने कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। बहुत दफ़ा क्या होता है, देखिए हमने बचपन से सुना है दवाएं दूध के साथ खानी चाहिए। आपने दूध, मम्मा हमारी दूध दे देती थी दवाओं के साथ। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं दूध के साथ नहीं खानी चाहिए। वो अगर आपने दूध पीने के साथ खा ली तो वो ऐसा असर करेंगी कि आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे देंगे। कोई मोटी मोटी हैं दवाइयाँ? एक दवा हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जिसको हम अपनी ज़बान में, उसके बहुत सारे एंटीबायोटिक है, उसकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे, तो वो अगर आपने दूध के साथ खा ली, यानी 1 घंटे पहले भी दूध पिया और 1 घंटे बाद भी पिया, तो वो चिलेट फॉर्म कर देगी आपके स्टमक में जाके। तो वो असर तो करेगी नहीं, उसके अलावा वो आपकी एसिडिटी कर देगी और बहुत सारे इश्यूज़ आपके कॉज कर देगी। तो देखिए ये बातें आपको फार्मासिस्ट समझाएंगे ना, और अगर आप फार्मासिस्ट के पास नहीं जा रहे तो आप अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं। ये तो वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर हमें कोई डॉक्टर के पास तो चले गए हम हिम्मत करके, हम तो वहाँ भी नहीं जाते ना, तो सेल्फ मेडिकेशन चल रही है, वो उसने प्रिस्क्राइब कर दिया। अब हम किसी ऐवी दुकान से ले लेंगे, किसी भी फार्मेसी से ऐसी दुकान से ले लिया मेडिसिन, हमें तो ये कोई गाइड ही नहीं करेगा सिवाय आप लोगों के। आप पेशेंट सेफ्टी की बात कर रही थी, ये क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, पेशेंट सेफ्टी, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगी जो अभी आसन ने की कि दवाओं के इंटरेक्शन की, कि कौन सी दवा किसके साथ। जैसे एक थायरॉक्सिन है, एक दवा है जो कि थायराइड के मर्ज में दी जाती है। ठीक है। अभी राइजेक का इन्होंने ओमिप्राज़ोल का आपको बताया कि ओमिप्राज़ोल जो है वो इतनी अरब की हमारे पास एनुअली यूज़ हो रही है। अगर ये दोनों आप साथ ले लेंगे ना 1 घंटे के फ़र्क से, तो आपकी दोनों दवाएं असर नहीं करेंगी। ठीक है। और थायरॉक्सिन ऐसी दवा है जिसका पेशेंट की मतलब उस पर लिखा हुआ भी होता है पॉइजन, कि उसके लिए इतना ज़रूरी है आपका प्रॉपर तरीके से लेना और कंटिन्यू करना। अच्छा। तो ये भी काउंसलिंग आपको फार्मासिस्ट ही करेगा। वो ही आपको बताएगा कि ये सुबह के टाइम लेनी है, दोपहर के टाइम, इसमें इतने घंटे का फ़र्क होना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल कोई मरीज़ है जिसको जोड़ों का दर्द है, कैल्शियम की कोई सप्लीमेंट ले रहा है, तो उसको कौन सी चीज़ें कैल्शियम के साथ नहीं लेनी। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, कैल्शियम और आयरन आप साथ नहीं ले सकते। अच्छा। और ये लोगों को नहीं पता। ये तो लोग एक साथ 4 गोलियां आपने निकाली और आपने खा ली। अगर आप कैल्शियम और आयरन दोनों साथ ले रहे हैं ना, तो वो दोनों ही असर नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं कि हम तो भाई बहुत सेहत का ख्याल रख रहे हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, बट एक्चुअली वो दोनों ही आपको असर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और फिर अगर नुकसान पहुँच रहा है तो यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी आती है। ठीक है। बहुत सारी दवाइयाँ दिखने में एक जैसी हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं, हम अपनी ज़बान में कहते हैं लुक अलाइक। ठीक है। और साउंड अलाइक, कुछ सुनने में एक जैसी हैं। अगर आपने सुनने में गलती कर दी, किसी ने आपको दवा कोई बताई, आपने दूसरी ले ली, वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अच्छा। और अगर वो आप ले लेंगी तो वो आपके लिए नुकसान है। अच्छा, फार्मासिस्ट खड़ा होगा तो फार्मासिस्ट आपकी दवा को देखकर, प्रिस्क्रिप्शन देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि किस चीज़ के लिए कौन सी दवा हो सकती है। अच्छा, वो बहुत ही बीमारी डायग्नोस कर लेगा कि इस वजह से दिया क्योंकि और दवाइयाँ हैं ना मौजूद, तो वो आपको ये चीज़ हेल्प आउट कर देती है कि अच्छा ये अगर दवा तो ये तो नहीं हो सकती कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये एक मेडिकल स्टोर पे आपको नहीं पता चल सकती, और ये फार्मासिस्ट ही आपको बता सकता है। तो वो चीज़ें देखनी, या फिर फार्मासिस्ट बेसिकली एक स्टेप और अहेड होते हैं कि आप डॉक्टर को डायरेक्ट कॉल कर लें। अच्छा, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में तब भी, कम्युनिटी में है तब भी, हाँ, कि अगर आपके पास में फिजिशियन का नंबर लिखा हुआ है तो वो उस पर कॉल करके पूछ लेते हैं कि जी आपने इसके साथ ये दिया है या ये दिया है। अच्छा। तो ये वाली अप्रोच भी मेडिकल स्टोर्स में ऑब्वियसली नहीं होती कि वो कॉल करके नहीं पूछते हैं, मगर क्योंकि हमें पेशेंट सेफ्टी को आगे लेके चलना होता है, तो मेडिकेशन सेफ्टी इससे डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो हम फिर डॉक्टर को भी कॉल कर लेते हैं या प्रिस्क्रिप्शन देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं ना, हम दूध की जो आपने बात की थी, हम लेते इसलिए क्योंकि दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं, तो हमने यही सुना हुआ है कि अच्छा बस दूध पी लो तो थोड़ी सी उसकी तासीर वो हो जाएगी। क्या कोई ऐसी है कि मतलब नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल तो दोनों फार्मासिस्ट जो है ना वो हंस रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आप दूध ना इस्तेमाल करें, कुछ नहीं, दवाइयों के हवाले से हर दवा का फूड के साथ कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है। जैसे अफसर ने आपको ड्रग इंट्रैक्शन बताई, दवा का दवा के साथ है, इसी तरह दवा का फूड के साथ भी इंट्रैक्शन है। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो आप कैबेज के साथ नहीं ले सकते, बहुत सारी दवाएं आपकी ऐसी हैं जो आप ग्रेप फ्रूट के जूस के साथ नहीं ले सकते। तो देखिए, ये पूरी एक साइंस है जो फार्मासिस्ट पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसमें अंदर कॉम्पिटेंसी लेकर आते हैं, फिर वो उसको आगे लेके जाते हैं। अच्छा। आजकल आपने देखा होगा ये विटामिन डी फोबिया बड़ा हुआ है, हर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी आ जाती है। तो देखें, ऐसा भी नहीं होता है कि हर आदमी विटामिन डी डेफिशिएंट है। अभी एक और नया फोबिया स्टार्ट
स्टार्ट हुआ है मैग्नीशियम का जी, तो वो भी है। मैंने भी इसी फोबिया में शुरू कर दी है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें हर आदमी गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो उसको कमर्शियल प्रोस्पेक्ट से भी देख रहे हैं। तो मैं वही बात हमेशा ब्रांड्स जो हैं वो ये कर रहे हैं। अब एक हर्ब है अश्वगंधा, आजकल उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन है। बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ अ गुड हर्ब, ठीक है, नेचुरली एग्जिस्टिंग है, बट स्टिल वो भी बहुत सारी दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती है। अच्छा। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले ये देखना है कि आप कौन सी दवाइयाँ पहले से लेते आ रहे हैं। ओके। तो वो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप क्या सूटेबल कैंडिडेट हैं भी अश्वगंधा के कि नहीं। तो ये भी फार्मासिस्ट बता देगा अगर हम जड़ी बूटियों के हवाले से भी बात करें? हर्ब्स भी फार्मेसी के उसमें ही आ जाती हैं, ये वाली मेडिकेशंस। मेडिसिन लेने का वैसे सही टाइम क्या है? जब खाली पेट हो या खाने के बाद हो, खाने से पहले हो, कितने टाइम का गैप हो, सुबह हो, दोपहर, मतलब जो एक नॉर्मल हम जैसे मल्टीविटामिन्स की भी बात करें तो वो कब लेनी चाहिए? देखिए हर दवा की टाइमिंग्स अलग होती हैं। अगर आप ओमिप्राजोल की अभी हमारी बात हुई वो लेंगे तो आप खाने से आधा घंटा पहले लेंगे। ठीक है। कुछ एसिडिटी के अद्वियात ऐसे जो आपके खाने के 1 घंटे बाद लेनी है। अच्छा। मल्टीविटामिन प्रिफर्ड होता है कि जब आप खाने के 2-3 घंटे के बाद मल्टीविटामिन लें तो आपको ज़रा, क्योंकि एट टाइम्स वो कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी होती है। फिर जो आपका पूरा प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है ना उसके हिसाब से आपको चीज़ों को बताया जाता है। अच्छा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको पूरा थॉरली रिव्यू किया जाए। आप इंटरनेशनली कभी ट्रैवल करते होंगे आप, तो वहाँ कभी जब दवा देते हैं तो आपको आधा घंटा इंतज़ार कराते हैं मेडिकल फार्मेसीज के अंदर। वो आपकी पूरी थेरेपी देखते हैं, आपकी डायग्नोसिस देखते हैं, आपकी लैब्स देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो लैब्स भी नहीं देखी जाती। आपकी बगैर लैब्स देखे आपको बहुत सारी दवाएं नहीं दी जा सकती। अगर अल्लाह न करे आपकी किडनी या लिवर इम्पेयर्ड है तो उस केस में आपकी दवा की डोजेस चेंज हो जाएगी। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ हमें जल्दी भी बहुत होती है, हम बैठ भी नहीं सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते, लेकिन उस जल्दी में हम अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। ओके। अच्छा, छोटे इन्फेंट्स के लिए काफ़ी सारे जो हैं वो दवाएं उनको पिलाना बड़ा मुश्किल होता है, सिरप्स वगैरह उसके लिए होता है। और क्या कोई ऐसा तरीका, आप लोगों के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, कुछ स्पून ऐसे होते हैं क्या? देखिए, एक तो ड्रॉपर्स होते हैं या फिर वो सिरिंजेस होती हैं विदाउट नीडल। अच्छा। उससे जो है वो दिया जा सकता है बच्चों को, क्योंकि इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है बच्चों की। अगर 3.5 ml है तो आप घर के चम्मच से नहीं दे सकते। तो उसके लिए आपको सिरिंज ही चाहिए होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेशल सिरिंजेस नहीं भी हैं तो उसकी आप नीडल निकाल लें और बाकी सिरिंज से आप मेजर करके दे सकते हैं। मगर क्योंकि वो एक्यूरेट होनी चाहिए, बच्चों का वज़न वेरी कर रहा होता है। अच्छा। और अगर आप वज़न से कम देंगे तब भी असर नहीं करेंगी, ज़्यादा देंगे तो नुकसान होगा। अच्छा। तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सही है। कौन से ऐसे खाने हैं जो हमें ज़्यादा लेने चाहिए जब हम कोई भी मेडिकेशन पर हैं? तो कोई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें या हम वेजिटेबल्स का, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो हमारे मैदे को थोड़ा ठंडक पहुँचाए, थी गरम गरम दवाइयाँ जो हम ले रहे हैं? वो तो हर बीमारी के हिसाब से आपको चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लू हुआ है तो आपकी फूड अलग होंगे, अगर आपको लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो अलग होंगे। दवाओं के साथ मैंने जैसे आपको बताया ना, हर तरह की दवा का इंट्रैक्शन हर फूड से अलग अलग होगा। अब मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन होती तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछी, अच्छा भाई इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है? दूसरी आपने एक बात की थी हाई पावर की दवा, तो हाई पावर या स्ट्रॉन्ग दवा नहीं होती कोई भी। दवा होती है, उसकी डोज होती है। वो mg वो हाई पावर नहीं हो जाता उससे? अच्छा, मैं समझ रही हूँ 500 है या 1000 है, नहीं 500 ले लो। जिन दवाओं से हम सो जाते हैं वो 0.5 मिलीग्राम की होती है। हाँ, ये और नॉर्मली जो दवाई होती हैं 500 मिलीग्राम की होती हैं, तो वो तो लो पावर हुई। भाई वैसे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आज अवेयरनेस के लिए आप दोनों भी आए और वक्त निकाल कर आए। अपनी अपनी ड्यूटीज़ आप लोग संभालेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और लोगों से भी गुजारिश है कि भाई इन लोगों के साथ ज़रा कोऑपरेट करें और किसी ऐसी फार्मेसी से जाकर अपनी मेडिसिन्स लें जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, जहाँ पर आपको प्रॉपर नो हाउ बताई जाए। आप लोग कुछ सवाल भी करना चाहें उसके तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स की राइटिंग भी समझ नहीं आती, तो वो सारे फार्मेसी वाले जो है ना वो सब समझ जाते हैं, कितना भी टेढ़े मेढ़े कीड़े मकोड़े क्यों ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो अपनी कुकिंग का जो सेगमेंट है वो शुरू करेंगे। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब हम जो है वो अपनी कुकिंग की तरफ जा रहे हैं और कुकिंग करने के लिए बहुत ही एक फेमस केक था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मैंने एक नहीं 2 बार
हर बार मैं इनसे यही फरमाइश करती थी कि ऑरेंज केक ज़रूर लेकर आइएगा जब भी आएँ, ऑरेंज केक बनाना सिखाइए। सना अरशद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सना? बिल्कुल ठीक ठाक। आज नहीं आए हैं ऑरेंज के क्योंकि सीज़न नहीं है, ऑरेंज सीजन नहीं है। कैसा चल रहा है काम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों की दुआएं। और सना आप बता दें लोगों को कि आपका कौन सा पेज है, आप बाकायदा रन करती हैं, ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं? मैं ऑनलाइन करती हूँ, बॉन गस्टो केक्स के नाम से मेरा पेज है और उसी के थ्रू मुझे ऑर्डर्स आते हैं। सही है। और मेरे फेमस केक्स वैसे टी केक्स ही हैं। टी केक्स और बाकी उसके अलावा तो जो सारे हमारे कस्टमाइज केक्स होते हैं तो उसके वो मैंने जो तारीफ की आपके ऑरेंज केक की, उसके बाद कुछ आए ऑर्डर्स? बहुत आते हैं भाई आपकी तो वो मैं हमेशा इसी चीज़ को याद करती हूँ कि आपकी वजह से हमारा ऑरेंज केक काफी रनिंग में आ गया। और अब तो 8 इयर्स हो गए हैं। अब तो माशाल्लाह से। जी 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 जी। आज क्या सिखा रही हैं सना? आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये भी एक टी केक ही इसको लेंगे, लेकिन ये डाइट करने वाले या ज्यादा जो मैदा ना खाने वाले लोग हैं, ये आटे से बनेगा, व्हीट फ्लावर से। जी। और ये बहुत अच्छा केक है, हेल्दी है। एप्पल सिनेमन केक है। ठीक है। और दूसरा हम क्या सीख रहे हैं? दूसरा हम सीखेंगे, मेन कोर्स होता है सीख कबाब कढ़ाई। ओके, वो मसाले के साथ जो मेरा ख्याल से सीख कबाब पहले बनाएंगे हम और उसके बाद हम उसको कढ़ाई की तरह बनाएंगे। चलें जी, शुरुआत करते हैं। ये तो भाई बड़ा हेल्दी केक है जी। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा 5.5 आउंस बटर। ठीक है। अच्छा, अनसॉल्टेड और सॉल्टेड आप जो भी चाहे। जी। अच्छा, बटर वैसे अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें बटरी फ्लेवर आए तो केक अच्छा बनेगा, या हम सस्ता बटर ले लें? सस्ता बटर देखिए, मैं तो अगर आपको एडवाइस करूं, जैसे हम जैसे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो घी में भी ट्राई कर चुकी हूँ केक। सही बनता है फ्लेवर? बिल्कुल, और वो भी बहुत वैसे ही खुशबू आती है। यहाँ तक कि मैंने ब्राउनीज को भी ट्राई किया और सेम मेजरमेंट होती है अगर हम घी ले रहे हैं इसके? बिल्कुल। घी को सिर्फ आप मेल्ट करेंगी और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, वो सेट हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। वो विस्क करने में या बीट करने में बिल्कुल वैसे ही आएगा। यानी इस रेसिपी के लिए भी हम चाहें तो घी भी ले सकते हैं। वेरी गुड जी। हाँ जी, लेकिन लेना उतना ही है। अच्छा, अब मैंने 5 आउंस लिखा हुआ है, 5.5 आउंस, उसका मतलब होता है कि अराउंड 155 ग्राम। ठीक है। 150 ग्राम। ठीक है। तो ये हम बटर लेंगे और इसके साथ हम ये हनी लेंगे और ये ब्राउन शुगर, ये तीनों चीज़ों को हमने सॉस पैन में मेल्ट करना है। ठीक है। लेकिन तेज आंच पे नहीं, स्लो उस पे करना है। अच्छा, सही है। ये कुछ कैरामल टाइप वो सॉस कुछ बन रहा है? नहीं, कैरामल नहीं है, ये ठंडा होगा। उसके बाद इसमें आपको मशीन की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, आप इसको मशीन के बगैर आप तो बेकिंग को आसान पे आसान करे जा रही हैं, हेल्दी करे जा रही हैं। बस करना चाहिए ना, वही चीज़ें हम लोग फॉलो करते रहते हैं, तो कभी कभार डिफरेंट भी होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा है। और अक्सर अगर आपके यहाँ बटर नहीं है तो फिर क्या करें, घी तो होता ही है। और मेरी अम्मी तो जो घर में घी बनाती थी और वो जो मक्खन होता था उससे केक बनाते थे हम लोग। और उसकी जो खुशबू होती थी बहुत ही ज़बरदस्त वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वो तो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाए। जी। अच्छा, जिसको हम हल्के मेल्ट करेंगे। और हमने ब्राउन शुगर कितनी सेम क्वांटिटी है या कुछ? नहीं, ये 3/4 कप है। ठीक है। और हनी अपने मुताबिक थोड़ा डालें, मीठा कम ज़्यादा करना चाहिए? मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हनी से फ़ायदा एक ये है कि केक मॉइस्ट रहेगा। अच्छा। और अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा। और ये सारे कॉम्बिनेशंस बड़े देसी से हैं, लेकिन बड़ा अच्छा आप अगर इसको चाय या कॉफ़ी के साथ लें तो हो जाएगा। नहीं, आप तो एक्सपर्ट हैं ये इस चीज़ में, और आपको वैसे भी केक्स के ही ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं। जी 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 जी। वैसा ना, अपनी कोई बेकरी या इस तरह का कुछ छोटा मोटा काम शुरू करने का इरादा नहीं? आगे है फिलहाल तो बस आप यूँ समझ लें बच्चे, क्योंकि सब एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है। अच्छा, अब तो बड़े हो गए हैं, अब क्या, तो छोटे बच्चे हो तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो होता है ना बच्चों को भी टाइम देना, और घर से मैं कर लेती हूँ तो मैं बच्चे टाइम दे देते हैं आपको? अब तो वो उम्र वो वाली। हाँ, लेकिन नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं इस मामले में, कोऑपरेटिव है बहुत। बच्चों के साथ साथ हस्बैंड भी।
अच्छा, वरना आजकल तो बच्चे कहाँ टाइम देते हैं फैमिली को, या वो अपने फ्रेंड्स, और वो भी इस एज में तो बिल्कुल उनके अपने बिल्कुल नहीं, प्लान्स। लेकिन यही तो टाइम है, देना हमें भी चाहिए, थोड़ा हमें भी बच्चों के साथ बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, हमें ये इतनी देर करना है कि ये जितनी देर में ये शुगर बस मेल्ट हो जाए। ठीक है, और बिल्कुल हल्की आंच आपने बिल्कुल रखा है। हल्की आंच, जल जाएगा वरना ठीक है। कोई मज़ा नहीं रहेगा। सही है। बटर है, ब्राउन शुगर है और हनी है। जी, ये बस बटर को हम ये इसको स्टर इसलिए करें ताकि जल्दी हो जाए और इवनली होगा, और हनी हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर आपने सेब पहले से ही चॉप करके रखे हुए हैं। सेब मैंने बिल्कुल चॉप किए हुए हैं, और ये छिलका आप उतार दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अदरवाइज वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आटे में बन रहा है। आटे में बन रहा है। अच्छा, आटा कौन सा है? ये आपका जो लाल आटा है या वो रिफाइंड? मेरा तो ये लाल आटा है। लाल आटा है, ठीक है। जी, रिफाइंड ही अगर लेना है तो फिर आप फ्लावर भी तो ले रहे हैं। हाँ, वही तो है। अच्छा, ये केक जो लोग फ्लावर नहीं खाते हैं तो वो लोग आलमंड फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेम क्वांटिटी होगी, सिर्फ वो चेंज जी करना जी है? जी अच्छा, जी जी, सही है। हर वो चीज़ जैसे का कीटो alternate- डाइट में होता है ना आलमंड फ्लावर का। ठीक, ऑल्टरनेट हाँ, बनाया हुआ है सब- मैंने। ये सारी चीज़ें मैं बस ट्राई करती रहती हूँ, और इसका जो है अच्छा है, इंसान बिजी भी रहता है, शौक भी अपना पूरा हो रहा है। जी जी जी। और ये जो आपका ऑरेंज केक आप खाती हैं जी। ये मैंने अपनी रेसिपी खुद बनाई थी। अच्छा, आप लोग बेकरीज में ऐसा ग्लेज केक नहीं मिलता नहीं होगा। मिलता है बिल्कुल वैसा, ऑरेंज का फ्लेवर जी, नहीं जी। आता ऐसा। अच्छा, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है। क्योंकि हमारी चीनी जो है वो घुल गई है। हाँ। और हम कंटिन्यूस इसको स्टर इसलिए करेंगे कि ये हमारा ठंडा हो जाए। ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध है और एग है। अच्छा, दूध बाकी की सारी क्वांटिटी चीज़ें। याद है आपको कितना लेना जी, है? जी, हमने हाँ, तो ये पहले ठंडा होगा फिर ऐड करना है। बोल में निकाल दें आप इसको, जी, मैं ताकि बोल ना में कर देती जल्दी हूँ। ठंडा हो जाएगा। सही है। ब्रेक का भी टाइम आ गया, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक थोड़ा सा और मज़ीद ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और फिर हम इसको ओवन में रखेंगे, इस ब्रेक के बाद देखिए। व्हीट फ्लावर एप्पल सिनेमन केक अज्जा, कटा छिला सेब 1 अदद, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, होल व्हीट फ्लावर 1 कप, मक्खन 5.5 आउंस, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 3/4 कप, दूध 5 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, आमंड फ्लेक्स हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक। बहुत ही ज़बरदस्त, हेल्दी भी कह सकते हैं इसको, जो केक बना रही हैं सना, एप्पल सिनेमन केक है, आटे के साथ बन रहा है, लाल आटे के साथ। अच्छा जी, ये मिक्सचर आपने कर लिया ठंडा? जी, ये ठंडा हो गया है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको ठंडा नहीं किया ना तो इससे होगा ये कि फिर केक के ऊपर क्रस्ट ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, ठीक। जैसे हम लोग ब्राउनी का आ जाता है। ओके, तो हमने तो थोड़ा मॉइस्ट रखना है ना। सही है। अच्छा, अब ये हो गया है, लेकिन अब ब्राउन शुगर, शहद और ये और बटर है। बटर है, जी, ठीक है। बटर की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, और घी को पहले मेल्ट कर लीजिएगा और उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखिएगा। अब क्या करना है? अच्छा, अब इसके बाद है ये हम एग लेंगे। 1 अंडा पूरा का पूरा। जी, 1 अंडा। बहुत मज़े का बनता है ये वैसे। जी। अब आपका हाथ का मैंने नहीं खाया हुआ एप्पल सिनेमन केक। नहीं, मुझसे एक्चुअली ये एक हमारे हैं, उन्होंने कहा था कि तुम ट्राई करो, एप्पल केक हमें चाहिए। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा, मैंने इसमें ये मिल्क जो है ये 5 टेबल स्पून डाला है। ठीक है। और इसके साथ हम ये ले लें अगर चाहिए, कांटा। जी, और इसको हम विस्क करेंगे। ठीक है। 5 टेबल स्पून नाप के। जी। सही है। 1 एग है और इसमें 2 टीस्पून। मैंने तो जब बनाना ब्रेड बना रही थी ना, तो मैंने एप्पल सिनेमन ब्रेड बनाई, इतने कोई मज़े की बनती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें शुगर ऐड करती रही, वो ब्रेड को केक की शक्ल दे दी। ट्राई करता रहता है ना इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये है हमारा
ये फ्लावर है, ठीक ये है। 1 कप हमने। सही है। कोई बीटर नहीं, कुछ नहीं, हाथ कुछ भी से नहीं आप है, आराम हाथ से। आराम से क्विक वाला है ये। वेरी क्विक। आजकल सेब आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने छाना वाना तो नहीं है ना? अभी नहीं, तो बस मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। और मोल्ड जो हम ले रहे हैं वो ये वाला ले रहे हैं, जी पुडिंग जी वाला जी, जो होता है। ये 6 इंचेस का रिंग पैन है। रिंग पैन है, ठीक है। आप रिंग पैन में ज़रा एक तो ब्यूटी भी आती है, और टी केक्स के लिए जो है ना, ये जब बीच में रिंग पैन हम यूज़ करते हैं तो केक इवनली बेक हो जाता है और अच्छा भी वो लगता ज़्यादा है। अच्छा हाँ, है। हाँ। अच्छा, ये फ्लावर है हाफ कप। कम है लेकिन थोड़ा ही हमने डाला है फ्लावर। जी जी जी, थोड़ा नहीं, ये हाफ कप डालने में थोड़ा ज़्यादा। नहीं, मतलब मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने लाल आटा इस्तेमाल किया, जी। मेन तो वो है। हाँ, और हाँ, फिर हाँ। ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे, क्योंकि सबके घरों में लाल आटा डिफरेंट टाइप का होता सही है, है। मेरे यहाँ बिल्कुल ही प्योरली जो बारीक बिल्कुल ठीक होता है ना लाल, थिक ज़्यादा हो तो थिक हो जाए तो 1 टेबल स्पून अच्छा, आप यूज़ कर दूध लें। का डाल सकते हैं। जी 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 ठीक है। दूध से थोड़ी सी आपने रनिंग कंसिस्टेंसी अगर जी करनी जी है। जी जी। चलो जी। अच्छा, अब इसमें हम ये 2 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून आपने लेने हैं। जी, 2 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर। इसका मेन इंग्रेडिएंट सिनेमन। सिनेमन। ठीक है। अगर आपको पसंद ना हो सिनेमन, हम लोगों को तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग तो ऊपर से भी डाल के खाते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल। और क्या। तो आप इसको, ये कितना डाला आपने? सिनेमन जो है हाफ टी स्पून ठीक है है। रेसिपी में। आप ज़्यादा आगे करना पीछे चाहें कम, कर लें। हाँ ठीक है। ज़्यादा। तो एप्पल जो है आप इस मिक्सचर में डालेंगे? बस मैं अब ये इसको कर अच्छा, दिया, अब मैं ठीक स्पून से करके। हाँ। और कुछ मेरे ख्याल से ऊपर के लिए नहीं, एप्पल ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ मिक्स अंदर ही। होगा। जी ठीक है। जी जी। प्रेफरेबली लाल वाले सेब होने चाहिए। लाल वाले, वो जो जरा लाल से छिलके क्रिस्पी वाले, होते हैं ना, हाँ, हाँ। जो जूसी और क्रिस्पी, ठीक है, वो वाले क्रंची वाले, क्रंची वाले। क्योंकि ग्रीन वाले थोड़े से खट्टे, जी जी खटास जी होती जी है जी। उसमें। चलो जी, ये मिक्सचर रेडी है। इसको कितनी देर में? 45 मिनट्स, हाफ एन आवर कर लें। हाफ है। रिंग पैन है तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सही है। यहाँ पर स्पैचुला रखा होगा, मैं आपको देती हूँ वो, ताकि इजी हो जाए। हो गया है बस ये। अच्छा, अब इसमें ये जो हमारा बटर है, हम इसको थोड़ा सा करने के लिए ग्रीस, ठीक है, और ये ज़रूरी है। हाँ, पैन फिर अच्छे से निकल जाएगा। पैन अगर आप रिंग पैन नहीं है तो आप राउंड पैन में बना सकते हैं, ठीक है। बट लोफ पैन में नहीं बनाइएगा। हाँ, वो फिर ब्रेड की शक्ल आ जाती है ना, ब्रेड की आ जाती है, और वो ज़्यादा देर आपको बेक करना पड़ेगा। और उसका फिर एक नुकसान ये भी हो जाता है कि वो सख्त हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये मैं ग्रीस ड्राई भी करके हो जाता है। थोड़ा सा ड्राई डस्ट किया आपने? जी, डस्ट कर दिया। चलें जी, अब अगली रेसिपी भी हमने शुरू करनी है। मसाला तैयार करना है, जी। सीख कबाब बनाने हैं। देखें, सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी यूनिक। और इसमें सिनेमन की खुशबू अभी से ही आ रही है। जब बेक होता है तो घर पे पूरे में बहुत ज़बरदस्त। इसको थोड़ा सा डैप कर दें। एक मिनट में आलमंड्स भी थोड़े से स्प्रिंकल कर दूं। ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा पहले डालें। ये बेक होने में ये भी हो सकता है कि थोड़ा अंदर चले जाते हैं आलमंड्स। अच्छा, ठीक तो हाफ जब डन हो गया हो तब आप थोड़े और डाल दें। डन है, लाएं जी। Thank you. आ जाएं जी, दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं।
दूसरी रेसिपी है हमारी सीख कबाब कढ़ाई। ठीक है, तो हमें पहले सीख कबाब बनाने होंगे सही है। और बस उसके लिए हमने ये 1/2 kg कीमा लिया हुआ है। वहीं रख लें, बेशक आपको आसानी रहेगी। और इसमें जो मसाले डालने हैं जी वो बता दें। अच्छा, इसमें जो है मैं अब इसको चॉपराइज करूँगी। ठीक है। तो इसमें मैं ये लहसुन अदरक लेकर आई हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें जैसे बचा लूँगी, ठीक है, जो मैंने रेसिपी में आपको कहा हुआ है, और ये बाकी रखा है कढ़ाई की ग्रेवी बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है नमक, गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें हम डाल दें और फिर चॉपराइज ब्रेक में कर लेंगे, है ना? जी जी मिक्स आप कर दें बेशक। अच्छा, ओके। कि क्या क्या चीज़ें डालनी है। जी हाँ, सॉल्ट है। सॉल्ट आप कबाब में उस हिसाब से लिएगा कि आपने अगर कढ़ाई बनानी है, क्योंकि ये बेसिक सीख कबाब रेसिपी है। अगर आपने कढ़ाई बनानी है तो उस हिसाब से आप नमक लें। ठीक है, हाँ, अदरवाइज कम ही रखें। जी जी जी। तेज़ तो आप मसाले में भी उसके कर सकते हैं। ये क्या डाल रही हैं? ये है धनिया पाउडर। सही है, नमक गया, धनिया पाउडर गया जी, गरम मसाला पाउडर, और वो डाला है ये लहसुन अदरक, और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, साबित ज़ीरा। ठीक है। अच्छा, मैं तो ये लाल मिर्च ऐसे डाल रही हूँ। ठीक है। अगर आपके पास कुटी हुई है अच्छा, तो आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं, और ये सब डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा और कम मिर्च खाना चाहते हैं। सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड कर रही हूँ जो रेसिपी कार्ड में तो मैंने नहीं दी है, बट ये है काला नमक। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए डालूंगी कि ये टेस्ट को इन्हेंस करता है। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा। जी। अच्छा, मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डालना था। ठीक वो है। लाई हूँ बेकिंग सोडा नजर नहीं आ रहा। ये तो बेकिंग पाउडर है। ठीक है, बेकिंग सोडा कितना डालना है इसमें? मैं थोड़ा सा डालना होता है। अच्छा। 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून। ठीक है, सही और है। ना भी डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बस है। उससे ये हो जाता है कि ये जो कीमा होता है ना, जैसे श्रिंक ना हो जाए, और ये सीख कबाब मॉइस्ट रहता है। तो फिर अच्छा है, डालेंगे हम। जी जी जी। मजीद इसमें कुछ हरा धनिया, हरी मिर्ची डालनी है? हरी मिर्चें डालनी है। हाँ, वो भी डाल दें ताकि फिर ब्रेक में जो है हम इसको चॉप करके रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलें जी, इसी के साथ ही ब्रेक ले लीजिए, फिर हम ब्रेक से वापस आते हैं और इसकी ग्रेवी बनाते हैं। सीख कबाब कढ़ाई। अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक आधा चाय का चमचा, लहसुन आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा ग्रेवी के लिए, टमाटर आधा किलो, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च ऑप्शनल, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, खुश्क मेथी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, वेलकम बैक। और आज सना हमारे साथ हैं। हम बना रहे हैं अब कबाब, ग्रेवी वाले जो होते हैं ना, ख़ास सीख कबाब। सीख कबाब को हमने चॉपराइज़ कर दिया था सारी चीज़ें डाल के। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ऐड किया था ना ब्रेक? मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, सिवाय रेसिपी कार्ड के। मैंने थोड़ा सा काला नमक मिलाया था। ठीक है, बाकी सब कुछ रेसिपी कार्ड में। इसको हम फ्राई कर लेंगे अलग से। इसकी ग्रेवी पहले तैयार कर लेते हैं। मैंने सना से कहा टाइम भी थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, इसकी ग्रेवी के लिए मैंने प्याज ली है। ठीक है, 1 कप। सही है। मैं थोड़ा सा तेज़ करूँ? जी, थोड़ा सा। बहुत आहिस्ता है। मसालेदार ग्रेवी, मज़ेदार। अच्छा भाई, केक की क्या सूरत हाल है? अच्छे से हो रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह 30 to 40 मिनट्स के अंदर। जी 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 जी। नहीं, मैं प्याज जब तक वो कर लेती हूँ। इसको कलर देना आपने ब्राउन? थोड़ा हल्का ब्राउन देना है, और जब तक मैं सीख कबाब बना के और इसको फ्राई वो करती हूँ, हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि हम इसमें भी कुक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। कलर एक तरह से देना है सीख कबाब। अच्छा, ये रेसिपी जो है आप नॉर्मल सीख कबाब जो होते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पानी बोल में चाहिए था ना? मैं आपको ये पानी। बोल इसका दे देती हूँ, इसमें दे देती हूँ पानी इसलिए कि ये कबाब चिपके नहीं। सही है।
कुछ लोग तेल भी लगाते हैं हाथ में, है ना? जी, तेल मैंने ऑलरेडी मिला दिया है। ठीक है। इस तरह से अच्छे से शेप आ जाएगी। शेप देने के लिए तो हम लोग सीख ही यूज़ करते हैं। सही है। हाँ, सीख ना हो, वरना तो बहुत सारे ऐसे चमचे होते हैं जी, गोल, जिसको आप इस्तेमाल कर लें, चमचे की बैक साइड जो है। जी जी जी। ठीक है, मैं प्लेट देती हूँ, उसमें प्लेट में निकाल लें और फिर इकट्ठा फ्राई कर लेंगे। ये लें सना, सारा वक्त आपका फिर यही बेकिंग ऑर्डर्स इस चीज़ में गुजर जाता जी होगा, जी है ना? जी 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 बिल्कुल। अभी भी मैं केक्स कर ही अच्छा जी आई हूँ, सही। तो बस ताकि मैं जैसे ही जाऊँगी तो मैं उनको डिलीवर करवा दूँगी। तो ख्वाब में भी आप ऐसा ही कर रही होंगी कि बेकिंग कर रही हूँ, मिक्सिंग कर रही हूँ, कि ऑर्डर्स करके वो कर रही हूँ? नहीं, वो टेंशन होती है। हाँ, तो उस रात को बस नींद नहीं आती है कि ऐसी वाली नींद नहीं आती कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे। हाँ। अच्छा जी, जब तक आप सीख कबाब बना रही हैं, इनको फ्राई करना शुरू कीजिए। प्याज यहाँ पर हल्का कर देती हूँ। जी जी। और हमारे पास यहाँ पर एसके भी मौजूद है। ये जो आप पैन्स और फ्राइंग पैन्स देख रहे हैं, ये हम तमाम चीज़ें अपने कुकिंग शोज़ में इस्तेमाल करते हैं। एसके कुकवेयर के जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इनके ये मार्बल कोटेड सेट्स हैं। इसके अलावा इनके पास जो है वो नॉन स्टिक पैन्स भी हैं। वॉक्स हों, कैसरोल्स हों, पतीलियाँ हों, पॉट्स हों, सारी रेंज आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, एसके कुकवेयर की। वहाँ जाकर चेक कर लीजिए, ऑर्डर कीजिए। बेहतरीन है, तमाम रेंज आपको मिलेगी एंड ISO सर्टिफाइड है। और बेहतरीन क्वालिटी में कुकिंग कीजिए और अपने खानों को एंजॉय कीजिए। पतीले और ये सब अच्छे हों, मज़ेदार हों ना, तो कुकिंग में भी मज़ा आता है। कुकिंग में मज़ा आता है। और नॉन स्टिकिंग का तो एक फ़ायदा यही है कि अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन होना शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें ये टमाटर ऐड कर दूँगी। कढ़ाई है तो टमाटर चाहिए। ठीक है। और ये कितने, मेरा ख्याल से 3-4 हाफ के जी। 3-4। अच्छा, छिलके के बगैर भी डाल दें, कोई ऐसा वो नहीं, पतला स्लाइस आपने किया? हाँ जी बिल्कुल, वो भी आप डाल सकते हैं। और हम आम जो कढ़ाई बना रहे होते हैं ना, उसमें हम लोग एक चीज़ करते हैं कि चूल्हे पे इसको डायरेक्ट टमाटर को रख देते हैं। जी जी। तो इसका छिलका जो होता है वो भी निकाल सकते हैं। निकल सकता है जी। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा जी जी जी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हाँ। करके अच्छा, ये हो गया। इसमें मैंने ये थोड़ा सा जो हमारा ये लहसुन अदरक जी था? जी जी, लहसुन अदरक था, इसको ये चॉप किया हुआ डाल दें। ठीक है। आई प्रेफर जैसे ऐसे हमने किया हुआ होता है, थोड़ा सा चॉप करके बारीक बारीक, और वैसा पेस्ट ऐसी चीज़ों में मज़ा नहीं आता। बिल्कुल भी। हाँ। फ्रेश की एक अलग खुशबू भी है। और बस अब ये हो रहा है और हम इसमें सीख कबाब बनाते जाते मैं हैं। हल्की और आंच कर देती हूँ। तेज़ बहुत हो गया था। जी जी जी। ग्रेवी एक चूल्हे पे हमारी पक रही है और सीख कबाब, ये तो वैसे भी कबाब खा ले हैं ना, मज़े जी के जी, होंगे। बहुत मज़े के लगते हैं। हाँ, ये आपने बीफ का इस्तेमाल किया है इसमें? जी, जी। बीफ का। ठीक है। और ये चर्बी के साथ जब भी कबाब बनाएं, कुछ थोड़ी चर्बी डलवा लें। जी 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 जी, डलवा लें आप अगर। हाँ। और अगर चर्बी वाला नहीं है तो आप ज़्यादा वैसा खाने वाले लोग हैं तो घी डाल दें थोड़ा सा। जब अभी मैंने चॉप किया है, मैंने तो ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑप्शन तो फिर जी। अच्छा, ये दावत वाली एक ऐसी डिश है जी, जो जल्दी बन जाती है, जल्दी भी बन जाती है और ज़रा डिफरेंट भी होती है। डिफरेंट हो जाती है जी। लाइक मेरे घर में एक्चुअली बच्चे शामी कबाब के अलावा सारे कबाब खाते हैं। शामी कबाब ही नहीं खाते? सब घर में शामी कबाब तो ऐसे ख़त्म होते हैं। तो अब मुझे उसके लिए फिर ये सब रेसिपीज लानी पड़ेगी कि शामी कबाब नहीं खाते। हाँ सही है। अच्छा जी, इसमें हमने कुछ जो मसाले डालने वो हम डाल देते हैं, क्योंकि फिर एक रिकैप ब्रेक आएगा जिसमें हमें अभी जाना इसमें होगा। बस ये इसको अभी थोड़ा सा ये टमाटर हो जाए तो फिर हम डालेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं। ठीक है। सिर्फ इसमें हम नमक और लाल मिर्च साथ ही डाल दें, ताकि फिर हम जो है ब्रेक में ये ना हो के। अच्छा, फिर मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं थोड़ा चटपटा रखने के लिए लाल मिर्च डाल रही हूँ। ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा
और थोड़ा सा नमक। नमक इस हिसाब से डालिएगा, अगर आपने कबाब में कम डाला है अच्छा, तो नमक, लाल मिर्च, नमक है, लाल मिर्च है, काली मिर्च हम तैयार जब होगा तो ऊपर से डालेंगे। बस दैट्स इट। और कोई वो नहीं है? बस अब वो सब ऊपर से, सूखी मेथी है, हरा धनिया है, सब ऊपर से। ठीक है, सही है जी। यहाँ पर जो है वो कबाब फ्राई हो रहे हैं, ये देख लें। हम केक पे भी एक नज़र मारेंगे, थोड़े से टमाटर गल जाएंगे ब्रेक में। ये ऑलमोस्ट डन है। जैसे ही टमाटर गल जाएंगे आप कबाब फ्राई करके इसमें डाल देंगे? जी। सही है जी। और बाकी सारे मसाले ऊपर से। रिकैप ब्रेक है, वो देखिए और फिर वापस आइए। सीख कबाब कढ़ाई अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक आधा चाय का चमचा, लहसुन आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा ग्रेवी के लिए, टमाटर आधा किलो, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च ऑप्शनल, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, खुश्क मेथी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक्सट्रैक्ट अनियन जूस और कबाब के दीगर अज्जा मिक्स करके चॉपर में पीस लें, फिर कबाब बनाकर थोड़ा शैलो फ्राई करें। ग्रेवी के लिए प्याज फ्राई करके गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च और लहसुन डालकर पकाएं कि तेल अलग हो जाए। फिर इसमें कबाब, हरी मिर्चें, खुश्क मेथी और धनिया शामिल कर दें। व्हीट फ्लावर एप्पल सिनेमन केक अज्जा: कटा छिला सेब 1 अदद, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, होल व्हीट फ्लावर 1 कप, मक्खन 5.5 आउंस, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 3/4 कप, दूध 5 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, आमंड फ्लेक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक सॉस पैन में मक्खन, ब्राउन शुगर और शहद डालकर पिघलाएं, फिर इसे ठंडा कर लें। अब इसमें दूध और अंडा शामिल करें। उसके बाद मैदा, होल व्हीट फ्लावर, बेकिंग पाउडर, कटा छिला सेब और पिसी दालचीनी डाल दें। आखिर में आमंड फ्लेक्स फैलाकर बेक कर लें। जी, रिकैप आपने देख लिया होगा। ज़रा शक्ल दिखाइए कबाबों की, अच्छे से मसाला। अच्छा, ये बहुत ग्रेवी वाले भी नहीं है? जी, बहुत ग्रेवी नहीं होती इसमें। कढ़ाई तो आपको पता ही है वैसे भी, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा वो है। और देखें तेल भी इसने छोड़ दिया है। अच्छा, जो चीज़ें हमने डालनी है वो बेशक आप डाल दें और इसको हम डिश आउट कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम पहले यूज़ करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया। हरा धनिया बहुत सारा इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं थोड़ी कसूरी मेथी डालती हूँ। अच्छा, सूखी। ठीक है। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है कढ़ाई की, एक अलग ही वो आती है। जी। सही है। और अदरक जो है वो हम गार्निश कर। ठीक है, इसको डिश आउट बेशक करना है, इसको डिश आउट कर दें। काली मिर्च भी हमने डाल दी थी ब्रेक में, जिस टाइम पे हमने कबाब डाले थे। जी। सही है जी, ये तो हो गई रेडी। अब केक भी ऑलमोस्ट डन है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। यम्मी। तो सना, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज हमारे शो? बहुत अच्छा, आपके साथ तो बहुत अच्छा होता है। मज़ा आता है। अभी कुछ है नहीं खाने को। मैं वैसे ज़रा चखती हूँ आपकी ये ग्रेवी। और फिर केक गरम बहुत होगा, और गरम में मुझे कट ना करना पड़ जाए। रोटी ले आती। रोटी? केक नहीं लाई, ऑरेंज केक, रोटी ले आती। रोटी। अच्छा, मैंने सोचा तो था लेकिन टाइम इतना शॉर्ट होता है। नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, लेकिन है बहुत मज़े की रेसिपी। थैंक यू सो मच। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये डिफरेंट है, ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, केक को भी हम निकालते हैं। थोड़ा सा अदरक अब कट कर दें, बस वो केक निकलता है। क्या? चलें जी, इसको रख देते हैं। केक चेक कर लें हम। दो मिनट हो गया? दो मिनट। आटा है ना असल में, मैदा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा। जी, केक भी आप निकाल लें ताकि, और कट तो हम वैसे ही नहीं कर सकते क्योंकि गर्म होगा केक।
तो थोड़ा सा ठंडा होगा, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा चखने के लिए। बट ये आज की जो रेसिपी थी, उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय की होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली ये। अच्छा, इसको टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि आपने बताया कि ये इसमें आटा है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लाइक 40 मिनट्स तो कहीं भी नहीं जाएंगे। और ये माशाल्लाह वेरी नाइस जी। थैंक यू सो मच सना, आपका सो मच, आप लोगों का बुलाया आप लोगों ने। आप सना को सर्दियों में बुलाएंगे ताकि ऑरेंज का सीजन आ जाए और ऑरेंज केक भी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।